तो मेरे बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 पढ़ेंगे। उसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने हैं पहले वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो न्यूटन्स फॉर्मूला और लाप्लास करेक्शन, मेन फॉर्मूले सुन लो। और बार बार मैं कहता हूं यदि आप लोगों ने न्यूटन्स फॉर्मूला और लाप्लास करेक्शन की थ्योरी पढ़नी है तो मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो बेटा न्यूटन ने, पहले आपको ये बताऊं बेटा, किसी सॉलिड मीडियम में जब वेव चलती है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है अंडर रूट वाई अपॉन रूट, जहां वाई है यंग मॉडुलस और रो है डेंसिटी। लेकिन जब लिक्विड या गैसियस मीडियम में साउंड चलती है तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का अंडर रूट के अपॉन रो, जहां के बल्क मॉडुलस है। 2-3 लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था कि न्यूटन ने के की वैल्यू निकाली थी पी। उनके अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला है अंडर रूट पी अपॉन रो। लेकिन इस फॉर्मूले से उनके आंसर सही नहीं आ रहे थे, साउंड की जो रियल वेलोसिटी है वो नहीं मिल रही थी। तो लाप्लास ने कहा कि जो के है वो आइसोथर्मल ना होके एडियाबैटिक है, याद आ गया होगा। तो एडियाबैटिक के की वैल्यू जो हमने डिराइव करी थी वो है गामा पी। तो मेरे बेटा आपको याद रखना है कि साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, जो सॉल्व करके आता है अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम। अब यहां से सुन लीजिए, पहला, यदि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो साउंड की वेलोसिटी कम होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की वेलोसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो साउंड की वेलोसिटी कम होगी, इनवर्स प्रोपोर्शन में है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। लेकिन प्रेशर पर इंडिपेंडेंट रहती है, यदि आप गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पर उसका असर नहीं पड़ता। तो वो क्यों नहीं पड़ता, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर शॉर्ट में बता रहा हूँ, थ्योरी तो 11th में है ही है, खैर 11th के वीडियोस में। तो वेलोसिटी प्रेशर पे डिपेंड क्यों नहीं करती, क्योंकि यदि आप एक गैस को कंप्रेस करते हो, गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हो, तो एक बात बताओ, यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यानी प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी बढ़ जाती है। आप ये बताना, सोचना, प्रेशर को दुगना किया, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम आधा हो गया, प्रेशर को आपने डबल करा तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम आधा हो गया, और यदि वॉल्यूम आधा हो गया तो डेंसिटी डबल हो गई, यानी कि प्रेशर डबल हुआ तो डेंसिटी भी डबल हो गई। अब यदि प्रेशर डबल होने से डेंसिटी डबल हो रही है तो न्यूमरेटर भी डबल हो गया, डिनोमिनेटर भी डबल हो गया, तो 2 से 2 कट के वो अनचेंज्ड आ गया। ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। वेलोसिटी ऑफ साउंड रूट टी के प्रोपोर्शनल है, रूट एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर वो डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर पर इंडिपेंडेंट है। अब आती है बेटा बात ह्यूमिडिटी की। जो ह्यूमिडिटी है उसका क्या असर होता है यहाँ पर, तो उसका जवाब यह है कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेयर की एवरेज डेंसिटी डाउन हो जाती है। क्योंकि ह्यूमिडिटी है क्या है ह्यूमिडिटी है वाटर वेपर हमारी हवा में मौजूद गैसेस से बहुत हल्के हैं। कैसे, तुम बताओ, हमारी एयर में मेन कंपोजिशन क्या है, नाइट्रोजन 28 मॉलिक्यूलर मास है, इसके अलावा ऑक्सीजन 32 मॉलिक्यूलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड 44 मॉलिक्यूलर मास, सारी भारी भारी गैसेस हैं। लेकिन यदि हम वाटर वेपर की बात करें तो बेटा वाटर वेपर जो है वो उसकी मॉलिक्यूलर मास क्या है, 18, जो बहुत ज्यादा कम है। तो वाटर वेपर आने से, एटमॉस्फेयर में हल्की गैस आने से एवरेज डेंसिटी डाउन हो जाती है, और क्योंकि एवरेज डेंसिटी डाउन हो जाती है तो डेंसिटी डाउन होने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाती है। तो यानी कि ह्यूमिड डेज में साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? अब यदि ये समझ में आ गया तो पहला हमने कंसेप्ट बता दिया। दूसरा कंसेप्ट है टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह का डिपेंडेंस का आएगा, लाउडनेस और इंटेंसिटी। मेरे बेटा वो मिनिमम इंटेंसिटी, साउंड की वो मिनिमम इंटेंसिटी जिसे आप सुन सकते हो, वो कहलाती है थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी।
जिस इंटेंसिटी से कम इंटेंसिटी की साउंड हम सुन ना सके वो कहलाती है थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। यदि मेरे बेटा 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से कम की इंटेंसिटी होगी तो हम उसे नहीं सुन पाएंगे, और वही कहलाती है आई नॉट। आई नॉट क्या है? 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी से कम इंटेंसिटी को आप सुन नहीं सकते, मिनिमम है। लेकिन जो हम बातें करते हैं वो बातें हम आई नॉट इंटेंसिटी में नहीं करते। हम लोग आई नॉट से ज्यादा इंटेंसिटी की बातें करते हैं। देखो मैं इस समय बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं थोड़ा धीरे बोलने लगूं तो भी सुन लेंगे। इसका मतलब जो मैं बोल रहा था वो मिनिमम इंटेंसिटी की साउंड से नहीं बोल रहा था। यदि मैं मिनिमम बोलता तो थोड़ी सी भी मेरी लाउडनेस कम होते के साथ ही आपको सुनाई देना बंद हो जाता। आई नॉट तो है साउंड ऑफ विस्परिंग, जिसे कहते हैं फुसफुसाना, हल्का सा बुदबुदाना। तो मेरे बेटा हम जिस इंटेंसिटी में बात करते हैं वो कहलाती है आई, एक्चुअल इंटेंसिटी जिसमें हम बात कर रहे हैं। और ये जो एक्चुअल इंटेंसिटी है ये हर पर्सन की अलग होती है। कुछ लोगों को बड़े धीरे बोलने की बात मतलब आदत होती है, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। कुछ लोगों को चिल्लाने की आदत होती है। आज भी यदि गाँव में चले जाओ तो एक मकान में हो रही बात है दूसरे मकान में सुन लेंगे। तो ये हर पर्सन की, हर मशीन की अलग है। किसी कार का साउंड कम है, किसी मतलब अलग अलग इंटेंसिटी हो सकती है। लाउडनेस का सिंबल है बीटा। लाउडनेस को इंटेंसिटी लेवल भी कहा जाता है। इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी लेवल। लाउडनेस का फॉर्मूला है 10 log I/I0। बेस 10 पर, बेस 10 ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेस 10 ही चलता है हमारे इंडिया में मेनली। ये लाउडनेस का फॉर्मूला है। अब जैसे मान लो मैं कहूं कि भाई कोई इंजन 10⁻⁹ वॉट पर मीटर स्क्वायर की आवाज कर रहा है तो लाउडनेस बताओ। तो जो आवाज कर रहा है वो आई 10⁻⁹ है, और जो मिनिमम इंटेंसिटी है नीचे हमेशा मिनिमम रखनी है, वो है 10⁻⁻12। ऊपर है 10⁻⁹, नीचे है 10⁻⁻12। तो 10⁻³ आ गया, और 10⁻³ में 3 बाहर आ जाएगा, पावर बाहर आ जाएगी, तो log 10 बेस 10 1 होता है तो 30 डेसिबल आ जाएगा। बाकी अब न्यूमेरिकल आएंगे तब बताऊंगा। जिसको जरा भी log आता है वो समझ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। 10⁻⁹, 10⁻12, तो ये हो गया 10⁻³ पावर log में बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाती है तो 3 आके 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 30। ये रह जाएगा log 10। log 10 होता है 1 बेस 10 यदि हो तो ये 30 डेसिबल। इसकी यूनिट होती है डीबी यानी कि डेसिबल। समझ में आ रहा है कि इंटेंसिटी क्या है? अच्छा, अब इसके बाद आता है कि बेटा मान लो हमारी इंटेंसिटी I1 से बदल के I2 हो जाए तो लाउडनेस में कितने का चेंज आएगा? जब इंटेंसिटी साउंड की I1 थी तो लाउडनेस क्या थी? ध्यान से सुनना, एक ही एक्सरसाइज हो पाएगी, दूसरे की मैं वीडियोस भेज रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। जब इंटेंसिटी I1 थी तो लाउडनेस का फॉर्मूला था ये, भाई यही फॉर्मूला है, बस आई की जगह I1 रख दिया, बीटा की जगह बीटा 1 रख दिया। जब इंटेंसिटी बदल के I2 हो गई तो 10 log I2/I0 बीटा 2 हो गया। तो लाउडनेस में कितने का डिफरेंस आ गया? डेल्टा बीटा कितना है? तो डेल्टा बीटा कहते हैं बीटा 2 माइनस बीटा 1 को, दिस माइनस दिस। अब यदि आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 10 तो कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? log I2/I0 माइनस log I1/I0। क्या बचेगा? log I2/I0 माइनस log I1/I0, जो सॉल्व करके आता है log I2/I1। कौन से फॉर्मूले से? log A माइनस log B इज इक्वल टू log A/B। तो log I2/I0 माइनस log I1/I0 बन जाएगा log I2/I0 डिवाइडेड बाई I1/I0। I0 से I0 कट जाएगा ये। तो ये फॉर्मूला है डेल्टा बीटा का। ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब
किसी बॉडी की साउंड की रियल इंटेंसिटी देख करके लाउडनेस पूछते हैं, और ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब तुमसे कहें कि भाई किसी की इंटेंसिटी 10⁻⁶ से 10⁻⁷ हो गई तो लाउडनेस में कितना अंतर आएगा। यानी ये चेंज इन लाउडनेस का फॉर्मूला है, ये आप बाद में एक रजिस्टर में नोट कर लेना, ये लाउडनेस का और ये चेंज इन लाउडनेस का फॉर्मूला है। अच्छा, एक चीज और सुनो, यदि इंटेंसिटी दुगनी हो जाए यानी I2 की वैल्यू I1 से डबल हो जाए तो लाउडनेस कितनी बढ़ जाती है, तो जवाब है 3.01 डेसिबल। कैसे? मान लो I2 की वैल्यू 2I1 हो जाए, मैं बोल रहा हूं बोलते बोलते मैं दुगनी एनर्जी से बोलने लगूं तो I2 जो है I1 से डबल हो जाए, तो यदि I2 2I1 हो गया तो 2I1 अपॉन I1, तो I1 तो कट गया, 2I1 अपॉन I1, तो I1 कट गया, रह गया log 2। log 2 होता है 0.3010। log 2 क्या होता है बेटा? 0.3010, उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3.01 डेसिबल आ गया। यानी डेल्टा बीटा, बीटा में जो डिफरेंस आया वो 3.01 डेसिबल। इसे हम लगभग 3 डेसिबल ही बोलते हैं। 3.01, अरे तुम तो जी की वैल्यू 9.8 की बजाय 10 लेने वालों में से हो। यदि आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 की बजाय 10 लेते हो तो 3.01 को 3 लेने में तो कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो 3 डेसिबल। 100 बात की एक बात, यदि लाउडनेस 3 डेसिबल बढ़ जाए यानी इंटेंसिटी डबल हो गई। मतलब बेटा ये कि 10 डेसिबल की साउंड और 13 डेसिबल की साउंड में क्या डिफरेंस है, तो 10 डेसिबल और 13 डेसिबल में 3 डेसिबल का अंतर है, यानी दुगनी इंटेंसिटी है। 10 डेसिबल से दुगनी इंटेंसिटी है 13 डेसिबल, 13 डेसिबल से दुगनी इंटेंसिटी है 16 डेसिबल, 16 डेसिबल से दुगनी इंटेंसिटी है 19 डेसिबल, 19 डेसिबल से दुगनी इंटेंसिटी है 22 डेसिबल, 22 डेसिबल से दुगनी इंटेंसिटी है 25 डेसिबल। यानी कि डेसिबल में जरा सा चेंज इंटेंसिटी में बहुत मेजर चेंज को दिखाता है। अब मैं मान लो आपसे कहूं कि भाई एक स्कूटर के इंजन की जो आवाज है वो 20 डेसिबल की है और रॉकेट की आवाज 120 डेसिबल है, तो कई बच्चे कहते हैं बस 6 गुना, 20 डेसिबल और 120 डेसिबल। रॉकेट के इंजन की आवाज 120 डेसिबल है। अब वैसे देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए तो 20 डेसिबल से 120 डेसिबल कितने गुना होगा मैं बता भी नहीं सकता। यदि ये 20 डेसिबल इंटेंसिटी है, ये 23 डेसिबल है उसका दुगना, ये 26 डेसिबल है, यानी कि बेटा 20 डेसिबल से दुगनी इंटेंसिटी है 23 डेसिबल और 26 डेसिबल उसका भी दुगना, 29 डेसिबल इसका भी दुगना, और इस हिसाब से सोचो 120 डेसिबल कितनी इंटेंसिटी हो जाएगी। 120 डेसिबल बहुत बहुत लार्ज इंटेंसिटी होती है, समझ गए? तो यानी कि इंटेंसिटी के बारे में अब आप जान चुके हैं कि क्या है। मिनिमम इंटेंसिटी जो हम सुन सकते हैं उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, उसका सिंबल है I0, उसकी वैल्यू है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद मैंने लाउडनेस का फॉर्मूला बताया जिसका सिंबल है बीटा, जिसकी यूनिट है डेसिबल, उसका फॉर्मूला है 10 log I/I0। फिर मैंने डेल्टा बीटा का फॉर्मूला बताया, वो होता है 10 log I2/I1। क्या होता है बेटा? 10 log I2/I1। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कैसे दुगनी होती जाती है, 3-3 डेसिबल बढ़ने का मतलब लाउडनेस डबल होते जाना। अब साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, यदि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो हम कहते हैं साउंड लाउड हो गई। पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो हम कहते हैं हाई पिच की साउंड है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो लो पिच की साउंड है। फ्रीक्वेंसी का सीधा संबंध है पिच से। एक होती है क्वालिटी, क्वालिटी वेव की शेप या वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है। मान लो दो साउंड सेम ही लाउडनेस की है यानी उनका एम्पलीट्यूड बराबर है और सेम ही फ्रीक्वेंसी की है तो भी उनके में अंतर हो सकता है। जैसे
मान लो बेटा एक हमारी वेव इस शेप की है, दूसरी हमारी वेव इस शेप की है, और तीसरी हमारी वेव इस शेप की है। वेव के फॉर्म अलग अलग है। यदि देखा जाए इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड बराबर है, यानी लाउडनेस बराबर होगी। फ्रीक्वेंसी जितनी देर में इसकी एक वेव बनी उतनी ही देर में इसकी एक वेव बनी, उतनी ही देर में इसकी एक वेव बनी, तो यानी फ्रीक्वेंसी भी बराबर होगी, पिच भी बराबर है, टाइम, ठीक है बेटा। लेकिन फिर भी इनकी आवाजों में कुछ अंतर होगा। लाउडनेस सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लेकिन फिर भी इनमें कुछ अंतर होगा। वही अंतर कहलाता है क्वालिटी या टिम्बर। इसे क्वालिटी भी बोलते हैं और टिम्बर भी बोलते हैं। टिम्बर ऑफ द वेव, ये कहलाता है टिम्बर ऑफ द वेव या क्वालिटी ऑफ द वेव। तो आई थिंक साउंड से रिलेटेड ये प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3 के न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे। देखिए एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर, और जो समझ में ना आए दोबारा पूछ लेना, मैं बार बार कह रहा हूं। और जैसे ही बैच खत्म होता है वीडियो मिलेगी, आप खाली मत बैठना, उन वीडियोस को देखना शुरू कर देना, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। नहीं तो कल को हमारा आधा एक घंटा बेकार जाएगा, वही चीज दोबारा पढ़ानी जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अब मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक रॉड है, दीवार के साथ बंधी हुई है, उसके लेंथ है 1000 मीटर, लंबाई है 1000 मीटर, और डेंसिटी है रॉड की 10 की पावर 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका यंग मॉडुलस है 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो कह रहे हैं यदि हम यहां पर हथौड़ा मार दें तो वेव यहां से यहां जाएगी, अंदर साउंड पैदा होती है ना, हथौड़ा किसी रॉड पे मारोगे साउंड पैदा होगी, तो उस वेव को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? तो उसका जवाब है, पहले वेलोसिटी निकाल लो, फॉर्मूला याद है तो आसान है। क्या है वेलोसिटी का फॉर्मूला? √y/ρ। y आपको मालूम है, डेंसिटी आपको मालूम है, तो निकाल लेना। सॉलिड मीडियम में हम √y/ρ लगाते हैं। जब वेलोसिटी आ जाए तो टाइम निकालना, टाइम होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो उसे 1000 मीटर जानी है, और स्पीड जो भी आएगी, वेलोसिटी जो भी आएगी, आप यहां रख देना। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं इफ द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, यदि बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर है 4000 के, दे रखा है 4000 मेगा पास्कल, मेगा का मतलब 10 की पावर 6 और पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये है। तो बस यदि उन्होंने कहा बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, मेरे बेटा वेलोसिटी बताओ, तो कई बच्चे कहते हैं सर ये √k/ρ से होगा। मैं कहता हूं बिल्कुल सही बात, रो नहीं दिया। अरे भैया वाटर की डेंसिटी तो तुम्हें पता है, क्या है वाटर की डेंसिटी? तो जवाब है वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा दोनों की, के ये रहा, रो ये रहा, आंसर निकाल लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबिलिटी ऑफ साउंड। जो हम मिनिमम इंटेंसिटी सुन सकते हैं वो है 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये तो मैंने पहले ही बताया था। अब वो कह रहे हैं मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी इज 10⁻⁻12 इफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 10⁻⁹। यदि किसी साउंड की रियल इंटेंसिटी 10 की पावर -9 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, तो व्हाट इज द इंटेंसिटी लेवल? मेरे बेटा इंटेंसिटी अलग चीज है, इंटेंसिटी
लेवल अलग चीज है। इंटेंसिटी लेवल का मतलब लाउडनेस होता है, तो वो कह रहे हैं व्हाट इज इंटेंसिटी लेवल, तो आपको लाउडनेस बताना है। कौन सा फॉर्मूला, 10 log I अपॉन I नॉट। तो ये बेटा 10 log I अपॉन I नॉट यानी 10 की पावर -9 अपॉन 10 की पावर -12, वो सॉल्व करके आएगा 10 की पावर 3, ये तो वही हो गया जो पहले बताया था। तो 3 तो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 log 10, और log 10 बेस 10 तो 1 होता है, तो 30 इंटू 1 यानी कि बेटा 30 डेसिबल। ये 30 डेसिबल की साउंड है मेरे बेटा। अगला चौथा क्वेश्चन, साउंड कैन बी हर्ड एट ग्रेट डिस्टेंसेस आफ्टर रेनफॉल, व्हाई? बारिश होने के बाद आवाज दूर तक साफ सुनाई देती है। तो जवाब है, मैंने अभी बताया था कि बेटा बारिश होने के बाद ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मॉइस्चर बढ़ने से एटमॉस्फेयर की एवरेज डेंसिटी डाउन हो जाती है, और एटमॉस्फेयर की एवरेज डेंसिटी डाउन होने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाती है। अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, याद है बेटा लाप्लास का फॉर्मूला, न्यूटन में जिसने करेक्शन किया था। क्वेश्चन नंबर 5, ये करें एक सोर्स से 4 मीटर दूर, सोर्स आवाजें पैदा कर रहा है, सोर्स से 4 मीटर दूर 70 डेसिबल साउंड है। 4 मीटर दूर 70 डेसिबल की साउंड सुनाई दे रही है, तो कितना दूर 10 डेसिबल की साउंड सुनाई देगी? आप जानते हो बेटा जैसे जैसे हम सोर्स से दूर जाते हैं तो हमें लाउडनेस कम सुनाई देती है। मान लो मैं आपके टीचर क्लास में खड़े होकर बोल रहे हैं, तो जो बच्चा टीचर के पास बैठा होगा उसे ज्यादा तेज आवाज सुनाई देगी, जो दूर बैठेगा उसे कम आवाज सुनाई देगी। उसका कारण क्या है कि लाउडनेस कम होने का, क्योंकि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी, समझ रहे हो बात को, इंटेंसिटी कम हो जाती है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इंटेंसिटी कम होगी, और इंटेंसिटी कम होगी तो लाउडनेस कम होगी, तभी हम दूर जाने पर कम आवाज सुन पाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यदि 4 मीटर दूर 70 डेसिबल लाउडनेस है, तो कितना दूर 10 डेसिबल लाउडनेस होगा? एक बात बता, लाउडनेस का फॉर्मूला है 10 log I अपॉन I नॉट। अब उन्होंने कहा पहले 70 डेसिबल की लाउडनेस है, तो मैं ये पता लगा लूं जहां 70 डेसिबल की लाउडनेस है वहां इंटेंसिटी क्या है। फिर मैं पता लगाऊंगा जहां 10 डेसिबल लाउडनेस है, 10 log, वहां इंटेंसिटी क्या है। मान लो बेटा जहां 70 डेसिबल लाउडनेस है वहां इंटेंसिटी है I1, डिस्टेंस है R1 4 मीटर, और जहां 10 डेसिबल की लाउडनेस है वहां डिस्टेंस है R2 और इंटेंसिटी है I2। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 log, क्या समझते जा रहे हो, 70 माइनस 10, 10 कॉमन, अब log I1 अपॉन I नॉट माइनस log I2 अपॉन I नॉट, तो log A माइनस log B होता है log A अपॉन B, तो ये बन जाएगा log I1 अपॉन I2, I नॉट कट जाएगा, ये बचेगा 6 इज इक्वल टू 10, 10 जीरो तो काट दिया ना, 60 इज इक्वल टू 10 था तो 0 से 0 गया, 6 इज इक्वल टू log I1 अपॉन I2, यानी कि बेटा I1 अपॉन I2 10 की पावर 6। बेटा इंटेंसिटी के जो न्यूमेरिकल होते हैं ना उसमें लॉग का बहुत यूज होता है, तो जिसे लॉग ना आता है मेरे पे लॉग और एंटी लॉग की 3 वीडियो बनी हुई है, लॉग टेबल भी आपको भेज दूंगा और लॉग और एंटी लॉग की पूरी वीडियो भेज दूंगा। जिसने ना देखी हो, जिसे ना आता हो, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन सॉल्व कर लोगे। तो ये आ गया, लेकिन I1 अपॉन I2 तो है R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, अभी बताया था ना I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो I1 अपॉन I2 हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, तो R2 अपॉन R1, तो R2 अपॉन R1 हो जाएगा 10 की पावर 3, लेकिन R1 तो है 4 मीटर, तो R2 आएगा 4 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, यानी कि 4 किलोमीटर, तो आंसर है 4 किलोमीटर। यदि
यदि 4 मीटर दूर 70 डेसिबल लाउडनेस है तो 4 किलोमीटर दूर 10 डेसिबल की लाउडनेस होगी। तो आई थिंक अच्छी तरह से समझ में आ गया ये लाउडनेस के बारे में। अब अगले पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल मेरे बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं ये साउंड इज प्रोपिगेटिंग इन गैसियस मीडियम, प्लॉट द ग्राफ वेलोसिटी ऑफ साउंड वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, वेलोसिटी ऑफ साउंड वर्सेस प्रेशर का ग्राफ और वेलोसिटी ऑफ साउंड वर्सेस रूट टी का ग्राफ। ये 3 ग्राफ बनाने हैं। तुम्हें मालूम है वेलोसिटी ऑफ साउंड अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ऑफ साउंड अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। क्यों आएगा? टी 4 गुना होगा तो ये दुगनी होगी अंडर रूट टी। यदि आप टेम्परेचर को 4 गुना बढ़ा दोगे तो ये सिर्फ डबल होगी। जब आप इसे 9 गुना बढ़ाओगे तो ये 3 गुना होगी। और वैसे भी समझ लो यदि v प्रोपोर्शनल टू रूट टी है तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी है और v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी है। एक वेरिएबल की पावर 2 है और एक की 1, तो पैराबोलिक आएगा। तो ये पैराबोलिक ग्राफ होता है। दूसरा है प्रेशर। मैंने अभी बताया था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, कांस्टेंट रहती है। प्रेशर जितना भी है वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं। अब ये कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड वर्सेस रूट टी, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्या है, रूट टी दुगना हो गया तो वेलोसिटी दुगनी हो गई, रूट टी 3 गुना हो गया तो वेलोसिटी 3 गुनी हो गई। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 लॉजिकल क्वेश्चन है आपका कंसेप्ट देखने के लिए कि व्हाई आर टेंपल बेल्स मेड ऑफ लार्ज साइज। जो मंदिर के घंटे होते हैं वो बड़े क्यों बनाए जाते हैं? तो जवाब है टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। और जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो लाउडनेस बढ़ जाती है और कुछ नहीं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है बताइए दूसरे प्लेनेट पर आवाजें क्यों नहीं सुनाई देती? बम का धमाका मान लो चांद पे कर दो, किसी और प्लेनेट पे कर दो तो आवाजें नहीं सुनाई देती। तो साउंड मैकेनिकल वेव है बेटा। 2 तरह की वेव होती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं होती। साउंड एक मैकेनिकल वेव है जिसे मीडियम की जरूरत होती है। यदि उसे मीडियम नहीं मिलेगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। अब क्योंकि जिस प्लेनेट की ये बात कर रहे हैं वहां एटमॉस्फेयर नहीं होगा और यदि एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो साउंड नहीं सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मिक्सचर। एक मिक्सचर है मेरे पास जिसके अंदर 1 मोल हीलियम और 1 मोल ऑक्सीजन है। तो वो कह रहे हैं कि बताइए इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होगी। टेम्परेचर दे रखा है 127 डिग्री सेल्सियस, तो 273 और जोड़ दो केल्विन। अब मुझे फॉर्मूला पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड का अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम। इसमें टी तो उन्होंने दे दिया, आर आपको मालूम है, आर क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। अब आर और टी तो पता है लेकिन गामा और एम तो चाहिए। अब एम किसका लूं, मॉलिक्यूलर मास किसका लूं, 1 मोल का मास किसका लूं, हीलियम का या ऑक्सीजन का? तो जवाब है एवरेज। ऐसे में हीलियम का मास 4, ऑक्सीजन का मास 32 डिवाइडेड बाय 2, दोनों का एवरेज ले लो। 1 मोल का मास क्या, हीलियम का 4, ऑक्सीजन का 32 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा आ जाएगा 18। लेकिन क्या मैं कैपिटल एम को 18 लिखूंगा? तो जवाब है नहीं, 0.018 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा 0.018? उसका जवाब है 1 मोल का मास 4 ग्राम होता है। तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में 1 मोल का मास 4 ग्राम है।
1 मोल हीलियम का, 1 मोल ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम है, तो दोनों का एवरेज जो आएगा वो 18 ग्राम आएगा। अब ग्राम में हम रख नहीं सकते, जब आप इसे जूल पर मोल पर केल्विन में रख रहे हो, सब एसआई यूनिट में रख रहे हो, टेम्परेचर केल्विन में रख रहे हो, तो मास को ग्राम में नहीं किलोग्राम में रखोगे, तो इसे 0.018 किलोग्राम रख देना, तो 1 मोल का मास, तो ये एवरेज निकालना पड़ेगा। अच्छा, यदि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 की बजाय 2 मोल होते तो ऑक्सीजन को 2 बार जोड़ करके और फिर 3 से डिवाइड कर देते, क्योंकि 3 मोल हो गए। यदि मतलब समझ गए ना, जितने मोल हो उतने बार जोड़ के एवरेज निकालना है। अब इसके बाद गामा निकालना पड़ेगा, तो गामा के लिए तुम्हें याद दिलाऊं, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस यानी कि हीलियम की है 3 और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑक्सीजन की है 5। देख बेटा कब कौन सा कंसेप्ट कहां लग जाए, याद आ गया। और सीवी क्या होता है, सीवी होता है D/2R, यानी हीलियम का सीवी होगा 3/2R और ऑक्सीजन का सीवी होगा 5/2R। तो आपको पहले एवरेज सीवी निकालना पड़ेगा, जब 2-3 गैस होंगी तो एवरेज सीवी यानी 3/2R प्लस 5/2R डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज सीवी है। ये सिर्फ हीलियम का सीवी, ऑक्सीजन का सीवी, ये एवरेज सीवी। अच्छा ये बताओ, यदि ऑक्सीजन 2 मोल होते तो ऑक्सीजन का एक बार 5/2R और जोड़ देते और नीचे 3 कर देते। मैं लॉजिक बता दिया कि एवरेज लेना है, तो ये फिलहाल ये आ गया, तो बेटा कितना हो गया 3/2 प्लस 5/2 8/2, 8/2 का मतलब 4R/2 2R आ गया, कितना आ गया 2R। अब एवरेज सीपी कितना होगा, तो जवाब है सीपी तो सीवी प्लस आर होता है, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, मेयर फॉर्मूला, तो यानी 2R प्लस आर 3R। ये है एवरेज सीवी, ये है एवरेज सीपी। तो गामा की वैल्यू होती है सीपी अपॉन सीवी, दोनों की एवरेज वैल्यू रख दो, तो 3/2R डिवाइड सॉरी 3R अपॉन 2R यानी 1.5। ये गामा रखना है, ये 1 मोल का मास रखना है 0.018 kg, और जैसे ही गामा और 1 मोल का मास मिल जाएगा तो आप वेलोसिटी निकाल लोगे। यही उन्होंने पूछा था कि भाई वेलोसिटी क्या है। अगला क्वेश्चन 11th, ये 10th था। 11th कह रहे हैं यूज द फॉर्मूला अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। इस फॉर्मूले का यूज करके बताइए वेलोसिटी ऑफ साउंड किस किस पे डिपेंड करती है। वो मैं पहले जो बताया था वही पूछ रहे हैं। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट रो यानी डेंसिटी के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 मोल के मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वही चीजें इन्होंने पूछी हुई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अच्छा, अब कल की शीट में एक तो इंटरफेरेंस है जिसका वीडियो अभी आ रहा है आपके पास, बीट्स हैं, बीट्स का वीडियो पहले भेज रखा है, और यदि आप पे ना हो, मिस हो गया हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो 7088441188 पर, मैं अभी भेजता हूं। तो आप ये पढ़ के आइएगा, क्या क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा, ये दोनों वीडियो मैं भेज रहा हूं। बीट्स यदि आप पे है तो ठीक, नहीं है तो भेजो, मतलब मंगवाओ मेरे से। और कल मैं आपको क्विंक ट्यूब पढ़ाऊंगा और साथ में एक्सरसाइज 4 कराऊंगा। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं एक दिन में कोशिश करूंगा एक ही जैसे कंसेप्ट हो, यानी एक ही चैप्टर हम लोग लेकर के चले। रेस नहीं लगानी है, थ्योरी से हम बहुत समय बचा रहे हैं, जो थ्योरी वीडियो से भेज रहा हूं तो उससे टाइम बच रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो के लिए तैयार। ओके।